नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। आज जीएसटी लगे हुए करीब 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत डिमांड निकाली गई है, जिनकी वसूली प्रक्रिया इस समय चल रही है। आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास किएंगे कि विभाग को उस वसूली हेतु क्या-क्या शक्तियां प्राप्त हैं। जीएसटी एक्ट की धारा 78 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई टैक्स पेयर जिस पर इस एक्ट की किसी धारा अंतर्गत आदेश निकाल करके कोई अमाउंट ड्यू किया गया है, तो उसको 3 महीने के अंदर जमा करना होगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी डिमांड निकालने के बाद व्यापारी को यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो सेक्शन 107, 112, 117 एम 118 अंतर्गत अपील में जा सकता है। सेक्शन 107 में व्यापारी को अपील दाखिल करने हेतु 3 महीने का समय दिया गया है। अतः व्यापारी अगर अपील में जाता है तो 10% जमा करने के उपरांत उसकी 90% की डिमांड स्टे हो जाती है। इसी प्रकार अगर वह फर्स्ट अपील से हारता है या जीतता है, तो या तो विभाग ट्रिब्यूनल में जा सकता है या व्यापारी भी ट्रिब्यूनल में जा सकता है। वहां पर उसको एक्स्ट्रा 20%, कुल 30% जमा करना होता है। बाकी रेस्ट अमाउंट स्टे हो जाता है। माननीय हाई कोर्ट एवं सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई व्यापारी जाता है तो उसको पूरा अमाउंट जमा करना होता है, जब तक कि माननीय कोर्ट उसको स्टे ना कर दे। अगर व्यापारी 3 माह के भीतर उस राशि को जमा नहीं करता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है। 3 महीने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पहले समान परिस्थितियों में रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जानी चाहिए। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि 3 महीने से पहले उन प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है, तो उनका कारण अब लिखित करते हुए ही वो उसको स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि एक कंडीशन आ सकती है कि प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर उस ये रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की गई तो डिफाल्टर भाग सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो इन कारणों को इन राइटिंग लाते हुए वह 3 महीने से पहले प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है। अब हम आते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट लगने से पहले की कोई डिमांड हो। जैसा हम सब लोग जानते ही हैं कि जीएसटी एक्ट से पहले केंद्र स्तर पर सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, राज्य स्तर पर वैट, सीएसटी, मनोरंजन कर आदि टैक्स लगे हुए थे, जो कि जीएसटी एक्ट लगने के उपरांत इसमें समाहित हो गए। अगर उसकी कोई डिमांड पेंडिंग है और वो फर्म आज भी रजिस्टर्ड है और चल रही है, तो प्रॉपर ऑफिसर उनकी वसूली जीएसटी एक्ट अंतर्गत कर सकता है। जीएसटी एक्ट के ट्रांजिशनल प्रोविजन में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एग्जिस्टिंग एक्ट में अगर कोई डिमांड है तो उनकी वसूली जीएसटी एक्ट के प्रावधानों अंतर्गत की जा सकती है, कि जैसे कि वो जीएसटी एक्ट की ही
डिमांड हो। इस हेतु प्रॉपर ऑफिसर DRC 07A के माध्यम से आदेश को कॉमन पोर्टल में अपलोड करेगा व GST PMT 01 के द्वारा लायबिलिटी रजिस्टर में उस डिमांड को पोस्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के दो पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में व्यापारी खुद GSTR 3B के माध्यम से अपनी सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी को पोस्ट करता है, जबकि पार्ट 2 में प्रॉपर ऑफिसर किसी व्यापारी की लायबिलिटी को पोस्ट कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि व्यापारी उस डिमांड को एग्जिस्टिंग लॉ के नियमों के तहत ही जमा कर दे या किसी अपील के आदेश से वह अमाउंट रेक्टिफाई हो गया हो या खत्म हो गया हो, तो प्रॉपर ऑफिसर उस कंडीशन में DRC 08A के माध्यम से उस डिमांड को रेक्टिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और क्वैश कर सकता है। इसके साथ ही साथ GST PMT 01 के माध्यम से लायबिलिटी रजिस्टर का संशोधन भी वह करेगा। हम देखते हैं कि टैक्स की रिकवरी के लिए विभाग को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। अगर 3 महीने बीत जाते हैं तो विभाग व्यापारी के खिलाफ वसूली हेतु क्या कार्रवाई कर सकता है। इस हेतु GST एक्ट में 6 शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें से 4 शक्तियां प्रॉपर ऑफिसर एवं स्पेसिफाइड ऑफिसर को दी गई हैं तथा 2 शक्तियां DM एवं मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रॉपर ऑफिसर उनकी वसूली कर सकता है। सबसे पहली जो शक्ति विभाग को प्राप्त है वह 79(1)(a) में उल्लिखित की गई है कि प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर ऐसा कोई पैसा जो उस व्यक्ति से संबंधित है और PO के अंडर कंट्रोल में है, तो उसकी वसूली उन ड्यूज के अगेंस्ट की जा सकती है। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि स्पेसिफाइड ऑफिसर कौन होगा, जिसको कि रूल 143 में डिस्क्राइब किया गया है। ऐसा कोई ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट का हो, लोकल अथॉरिटी का ऑफिसर हो। इसके अलावा किसी सरकारी कंपनी के बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कंपनी का कोई अधिकारी होगा तो उसको स्पेसिफाइड ऑफिसर माना जाएगा। जैसा कि हमने 1A में देखा कि चाहे प्रॉपर ऑफिसर हो या स्पेसिफाइड ऑफिसर हो, वो ऐसे किसी पैसे को जो उसके कंट्रोल में हो उसके ड्यूज के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर GST का कोई रिफंड उसका ड्यू है और उसको रिफंड आदेश हो रहे हैं, तो रिफंड आदेश होने के उपरांत अगर उसका कोई डिमांड है तो उस रिफंड राशि पर से उसको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे कि अगर उसकी ड्यूज 50 लाख की हैं और रिफंड 1 करोड़ का है तो उसको रिफंड 50 लाख का ही किया जाएगा। स्पेसिफाइड ऑफिसर के रूप में हम देख सकते हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स, एक्साइज या सर्विस टैक्स का कोई रिफंड है तो प्रॉपर ऑफिसर GSTR 9 जारी कर उस स्पेसिफाइड ऑफिसर को निर्देश जारी कर सकता है कि वह उसको रिफंड ना करके उस राशि को GST विभाग के पक्ष में जारी करे। इसके अलावा मान लीजिए व्यापारी द्वारा किसी विभाग में उस पैसे को कोई माल सप्लाई की है या उसका कोई ड्यूज है, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड ऑफिसर के रूप में उनकी वसूली वो कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण पावर है कि बाय वे ऑफ डिटेंशन एंड सेल ऑफ गुड्स, प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर को यह पावर है कि अगर उसके कंट्रोल में उस व्यक्ति का कोई गुड्स है तो उनको डिटेन करते हुए, उनको ऑक्शन के माध्यम से सेल करते हुए उस पैसे को वसूल किया जा सकता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएसटी ऑफिसर अगर सर्च सीजर के दौरान किसी व्यापारी के गोदाम या व्यापार स्थल पे जाते हैं और वहां पे ऐसा कोई माल मिला जो बुक्स अकाउंट से बाहर है, तो प्रॉपर ऑफिसर उस माल को सीज कर देते हैं। अगर ऐसा कोई सीज माल है या मोबाइल ऑफिसर किसी माल को धारा 129 या 130 के अंतर्गत सीज करते हैं, तो भले ही व्यापारी द्वारा उस माल के अगेंस्ट पेनल्टी का भुगतान कर दिया गया है, उसको छोड़ने से पहले 79 की प्रोसीजर स्टार्ट की जा सकती है और उस माल का ऑक्शन करके ड्यूज की वसूली की जा सकती है। इसके लिए रूल 144 में प्रोसीजर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रॉपर ऑफिसर उन वस्तुओं की इन्वेंट्री बनाएगा और उनकी मार्केट वैल्यू निकालेगा। यहाँ एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए ऐसा संभव है कि सीज गुड्स 1 करोड़ के हों और उसकी डिमांड 40 लाख की हो, तो यह रूल ये कहता है कि उतने ही माल को ऑक्शन पे लगाया जाएगा जितना उसकी ड्यूज होंगी। ऐसा नहीं है कि पूरे 1 करोड़ की माल को ही उस पे ऑक्शन पे लगा दिया जाए, क्योंकि हमारी डिमांड अगर 40 लाख की है तो 40 लाख के अमाउंट के वस्तुओं का ही, गुड्स का ही नीलामी पे लगाया जाएगा। प्रोसीजर में 144 आगे कहता है कि इस हेतु प्रॉपर ऑफिसर टीआरसी 10 जारी करेगा, जिसमें साफ साफ इंडिकेट होगा कि कौन से गुड्स बेचे जाने हैं और उनको बेचे जाने का क्या पर्पज है। ऑक्शन की प्रक्रिया इस डीआरसी 10 जारी होने के 15 दिन बाद ही हो सकती है, उससे कम समय में नहीं हो सकती है, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके कि वह गुड जल्दी खराब होने वाले हों या ऐसे गुड्स हों जिनसे कोई हानि हो सकती है, जैसे कि विस्फोटक सामग्री। अगर उसके उस तरह की वस्तुएं हैं तो प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग लेते हुए उन वस्तुओं का ऑक्शन 15 दिन से पहले कर सकता है। ऑक्शन की प्रक्रिया में प्रॉपर ऑफिसर प्री डिपॉजिट प्री बिड डिपॉजिट निश्चित करेगा, वो जितने ऑक्शन करने लोग आएंगे उनसे जमा करवाएगा। जो अनसक्सेसफुल बिडर होंगे ऑक्शन की प्रक्रिया के उपरांत उनको वापस कर देगा, और जो सक्सेसफुल बिडर होगा उस के लिए उस पैसे को एडजस्ट कर लिया जाएगा। ऑक्शन की प्रक्रिया होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर डीआरसी 11 के माध्यम से सक्सेसफुल बिडर को सूचित करेगा कि 15 दिन के अंदर पैसा जमा करके उसको छुड़वा लें। जब सक्सेसफुल बिडर उस पैसे को जमा कर देगा तो डीआरसी 12 के माध्यम से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसमें उन गुड्स का पोजीशन उस सक्सेसफुल बिडर के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ यह भी प्रावधान दिया गया है कि अगर डीआरसी 10 जारी होने से पहले डिफाल्टर सारा पैसा जमा कर देता है तो ऑक्शन की प्रक्रिया तत्काल रोक दी जाएगी। प्रॉपर ऑफिसर को यह भी पावर है कि अगर कोई बिड नहीं आती है या बहुत ही कम प्राइस पे कोई बिड आती है तो वो ऑक्शन की प्रक्रिया को वहीं पे रोक सकता है और उसको फिर से स्टार्ट कर सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति डिपार्टमेंट को प्राप्त है वह है रिकवरी बाय वे ऑफ थर्ड पर्सन। इसको गार्निशी प्रोसीडिंग भी कहते हैं। इसमें विभाग को शक्ति प्राप्त है कि किसी थर्ड पर्सन से या संस्था से जिसके पास उस डिफाल्टर का कोई पैसा है उससे वसूली की जा सकती है। आपने 79(1)(a) में देखा था कि वहां भी प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर व्यापारी से संबंधित पैसे से ड्यूज को एडजस्टमेंट कर सकता था, लेकिन वहां और इसमें अंतर यह है कि वहां पे जो पैसा उसके कंट्रोल में हो उससे ड्यूज को एडजस्टमेंट किया जा सकता था। और 1C में उन शक्तियों का विस्तार किया गया है
जो प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर के कंट्रोल में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में है, उससे भी वसूली की जा सकती है। जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको उसका पैसा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी उस डिफाल्टर ने किसी व्यक्ति को कोई माल सप्लाई किया हुआ है और उस माल का अभी पेमेंट डिफाल्टर को नहीं हुआ है, उस व्यक्ति से गार्निशी प्रोसीडिंग के अंतर्गत वसूली की जा सकती है। इस हेतु डीआरसी 13 प्रॉपर ऑफिसर जारी करेगा। 79(1)(a) और 79(1)(c) में बेसिक डिफरेंस ये है कि 1A में स्पेसिफाइड ऑफिसर भी वसूली कर सकता था, लेकिन 1C में केवल प्रॉपर ऑफिसर ही वसूली कर सकता है। डीआरसी 13 अगर उस व्यक्ति या संस्था के पक्ष में जारी किया जाता है तो वह संस्था या व्यक्ति बाउंड है कि वो डिफाल्टर के पैसे को विभाग के पक्ष में जारी करे। अगर वो जारी नहीं करता है तो वैसे ही डिफाल्टर माना जाएगा जैसा कि मेन डिफाल्टर है, और उस व्यक्ति के खिलाफ भी रिकवरी की प्रोसीडिंग हो सकती है। इस हेतु सबसे महत्वपूर्ण है, अगर किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो मात्र डीआरसी 13 ही जारी करना सफिशियंट है। कोई पासबुक या अन्य कोई डिपॉजिट रिसिप्ट या अन्य कागजात प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। एक बार डीआरसी 13 जारी हो गया तो वह बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस बाउंड है कि वो पैसा विभाग के पक्ष में जारी करे। अब यहां हो सकता है कि व्यापारी की डिमांड 50 लाख की हो और बैंक में मात्र 20 लाख ही जमा हो, या उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख की हो, तो उतने की ही वसूली की जाएगी जो वहां उसके पास पैसा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे 50 लाख की वसूली बैंक या इंश्योरेंस कंपनी से की जाए। एक कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आज कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही हो इंश्योरेंस की, और दूसरी पॉलिसी उसकी 2 साल बाद मैच्योर हो रही हो। तो अगर पैसा वसूल दो नहीं होता है और डीआरसी 13 अगर जारी हो जाता है तो जो भविष्य में भी ड्यू होंगी उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी या वो संस्था बॉन्ड है कि वो पैसा डिफाल्टर को न दे करके विभाग के पक्ष में जारी करे। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि गार्निशी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई, डीआरसी 13 उसको जारी कर दिया गया। अब कोई व्यक्ति है, हमारे द्वारा बैलेंस शीट देखी गई, उसमें पता चला कि किसी व्यक्ति के पास वो पैसा ड्यू है, वो पैसा ड्यू है, लेकिन डिफाल्टर ने किसी अन्य तरीके से, मान लीजिए कैश या किसी दूसरे को के नाम पे चेक बनवा के वो पैसा उस उस व्यक्ति से ले लिया गया है, तो वह व्यक्ति प्रॉपर ऑफिसर के सामने रिप्रेजेंटेशन दे सकता है और उसको बता सकता है कि उसके पास कोई भी पैसा ड्यू नहीं है, कोई भी पैसा ड्यू नहीं है। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसके पास कोई पैसा ड्यू नहीं है, या जितने अमाउंट के लिए डीआरसी 13 जारी किया गया है उससे कम पैसा ड्यू है, तो वो कभी भी उस नोटिस को, डीआरसी 13 को रिवोक कर सकता है या अमेंड कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर डिफाल्टर की कोई रेंटल प्रॉपर्टी है और उस रेंटल प्रॉपर्टी है और उस रेंटल प्रॉपर्टी का किराया उसका समय समय पे आता है, तो डीआरसी 13 के माध्यम से हम जो किराएदार होगा उससे उसको भी निर्देश दे सकते हैं कि वो किराया उस व्यक्ति को न दे करके विभाग के पक्ष में जारी करे। रूल 145 में रिकवरी फ्रॉम ए थर्ड पर्सन यानी गैरसी पर्सन के लिए प्रोसीडिंग दी गई है। डिपार्टमेंट डीआरसी 13 के माध्यम से नोटिस देगा। जब वो व्यक्ति उस पैसे को जमा कर देगा या उस संस्था जमा कर देगी, डीआरसी 14 के माध्यम से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस डिफाल्टर के एवज में लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में वह डिफाल्टर
उन संस्था या व्यक्तियों के ऊपर केस करे कि उसकी मर्जी के खिलाफ विभाग को पैसा दे दिया गया है, तो ये सर्टिफिकेट ये प्रूव करेगा कि उन्होंने डिफॉल्टर के एवज में इस पैसे को जमा किया है। गारंटी प्रोसीडिंग में मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, जिसपे मान लीजिए केस है ठेकेदार का, उसने कोई काम किया है, उसका कोई पेमेंट होना है, तो उसको भी निर्देश दिया जा सकता है कि वो विभाग के पक्ष में उस पैसे को जमा करे। या डिफाल्टर ने किसी डिपार्टमेंट या प्राइवेट व्यक्ति को कोई माल सप्लाई किया है, तो उसमें भी कहा जा सकता है कि वो पैसा विभाग के पक्ष में जारी करे। 79(1)(a) और 1(c) में डिफरेंस ये है कि 79(1) में 1(a) में स्पेसिफाइड ऑफिसर को भी वसूली कर सकता है, तो हम इस प्रोसेस में दोनों में जा सकते हैं। अगर सरकारी विभाग है तो 1(a) में भी वसूली कर सकते हैं और 1(c) में भी वसूली कर सकते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें उनके सारी प्रोसीडिंग 1(c) में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये भी हो सकता है कि किसी कोर्ट में कोई सिविल वाद डिफाल्टर का चल रहा हो और डिफाल्टर के पक्ष में कोई डिग्री हो रखी है, तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर DRC 15 के माध्यम से माननीय कोर्ट से निवेदन कर सकता है कि उसको डिग्री में मिलने वाला पैसा न दिया जाए जब तक कि वो उसका अमाउंट रिकवरेबल है। अब चौथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है 79(1)(d) में, उसमें कहा गया है रिकवरी बाई वे ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एम अमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में देखा 79(1)(b) में गुड्स की वसूली की बात की गई है। जीएसटी के सेक्शन 252 में गुड्स की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी। तो वहां पे हमें गुड्स की नीलामी करनी है, तो पहले तो हम उसमें पैसा या सिक्योरिटीज को नीलाम नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन थी कि जो प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर के कंट्रोल में हो। 1(d) में उन शक्तियों का विस्तार कर दिया गया है। यहाँ पे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, यहाँ गुड्स की बात नहीं की गई है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में गुड्स की डिफिनीशन के अंतर्गत जो बाउंडेशन थी वो खत्म हो जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी और मनी भी शामिल हो जा सकती है। तो उन शक्तियों को विस्तार करते हुए उसके अलावा जो वहां पहले कंट्रोल में मतलब पहले से सीज्ड हो, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उनको डिटेन करके माल को बेच सकता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की रिकवरी होनी है तो प्रॉपर ऑफिसर उसके गोदाम या व्यापार स्थल में जा करके उन वस्तुओं को डिटेन करके उनको ऑक्शन के माध्यम में सेल किया जा सकता है। या उसका कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है में जैसे वाहन है, उसको भी सीज किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे उसका कोई जमीन है, घर है, उसको भी डिटेन करके उसका अटैचमेंट करते हुए उसका सेल किया जा सकता है। इसकी सारी प्रोसेस रूल 147 में निर्धारित की गई है। इस हेतु प्रॉपर ऑफिसर DRC 16 जारी करेगा, जिसमें यह लिखा गया होगा कि कौन कौन सी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जिनको अटैच किया जा रहा है। इसके बाद उन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को के ट्रांसफर का प्रोविजन स्टार्ट हो जाएगा। उसकी एक कॉपी वो कंसर्निंग रेवेन्यू ऑफिसर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स या अन्य किसी ऑफिसर्स जहां पे उनकी ट्रांसफर की प्रक्रिया हो सकती है वहां भेजेगा। एक बार भेजने के बाद उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना संभव नहीं है। जैसे कि अगर DRC 16 सब रजिस्ट्रार के लिए जारी किया जाता है और उसमें जो जो प्रॉपर्टियां इंडिकेट की गई हैं उनका ट्रांसफर सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के माध्यम से नहीं करेगा। या ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ARTO है, वो उसकी कोई गाड़ी है तो उसका ट्रांसफर किसी दूसरे के पक्ष में नहीं किया जा सकेगा।
अब माइनर क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो DRC-16 की एक कॉपी उसके उस प्रॉपर्टी के में चस्पा कर दी जाएगी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए GST एक्ट के चैप्टर 14 में जो प्रोसीजर दिया गया है उसका अनुपालन किया जाएगा। अर्थात उनको अटैचमेंट करने के लिए, डिटेन करने के लिए सक्षम अधिकारी, जैसे कि उत्तराखंड में ज्वाइंट कमिश्नर है, उनसे INS 1 लेते हुए INS 2 के माध्यम से उनको सीज किया जाएगा और उस INS 3, INS 4, INS 5 आदि का अनुपालन करते हुए उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाएगा। यहाँ भी ये चीज ध्यान देने लायक है कि जैसे कि पहले भी बताया गया है कि उतनी ही प्रॉपर्टीज अटैच की जाएंगी जितनी की हमारी डिमांड है। इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर उन मूवेबल और प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू निकालेगा और इन्वेंट्री बनाएगा, उसके बाद ही अटैच की जाएंगी। एक बार अटैच कर दी जाती हैं तो ऑक्शन की प्रक्रिया प्रॉपर ऑफिसर प्रारंभ कर सकता है। इस हेतु वह DRC-017 जारी करेगा। DRC-17 जारी करने के 15 दिन बाद वह ऑक्शन कर सकता है। 15 दिन के पहले तभी ऑक्शन कर पाएगा जब वस्तुएं जल्दी खराब होने वाली हो या खतरनाक किस्म की हो। 15 दिन होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर प्री बिट डिपॉजिट डिसाइड करेगा। प्री बिट डिपॉजिट अगर अनसक्सेसफुल बिडर है तो उसको वापस कर दिया जाएगा, सक्सेसफुल बिडर के पक्ष में उसको फॉरफिट किया जाएगा। अब अटैचमेंट करने के बाद एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि कोई ऑब्जेक्शन आए, जैसे कि जो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई है या मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसमें कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन लगा सकता है कि यह प्रॉपर्टी उस डिफॉल्टर से संबंधित नहीं है। तो प्रॉपर ऑफिसर का दायित्व है कि उन ऑब्जेक्शंस को केयरफुली देखेगा, ऑब्जेक्शन लगाने वाले व्यक्ति से सपोर्टिंग एविडेंस मांगेगा, उन पर विचार करेगा। अगर वो पाता है कि उसका ऑब्जेक्शन ठीक है तो अटैचमेंट को खत्म करेगा। अगर वो पाता है कि ऑब्जेक्शन सही नहीं है, ऑक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। एक बार ऑक्शन होने के बाद सक्सेसफुल बिडर के पक्ष में DRC-11 जारी कर वह निर्देश देगा कि 15 दिन के अंदर सारा अमाउंट जमा कर दिया जाए। अगर सक्सेसफुल बिडर पैसा या अमाउंट जमा कर देता है तो DRC-12 के माध्यम से उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर उसके पक्ष में कर दिया जाएगा। यहाँ यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि कई लोग मिलकर के भी बिडिंग में शामिल हो सकते हैं। अगर कई लोग मिलकर के बिडिंग में शामिल होते हैं तो उन सभी व्यक्तियों के पक्ष में उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरी बिडिंग प्रक्रिया में अगर कोई स्टाम्प ड्यूटी या अन्य टैक्स फी गवर्नमेंट के ड्यू होते हैं तो उसको सक्सेसफुल बिडर ही जमा करेगा। यहाँ एक सुविधा डिफॉल्टर को दी गई है कि DRC-17 जारी करने से पहले अगर वो सारा पैसा जमा कर देता है तो ऑक्शन की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है। प्रॉपर ऑफिसर को हमेशा यह पावर होगी कि अगर कोई बिड नहीं आती है या बहुत कम अमाउंट की बिड आती है तो प्रॉपर ऑफिसर ऑक्शन की प्रक्रिया को रोक करके फिर नई बिडिंग कर सकता है। यहाँ पे कुछ सेफ गार्ड भी दिए गए हैं कि बिडिंग की प्रक्रिया में ऐसा कोई ऑफिसर शामिल नहीं होगा जो इस ऑक्शन की प्रक्रिया में शामिल हो। ऑक्शन की प्रक्रिया छुट्टी के दिन नहीं की जाएगी। ऐसा भी
सिचुएशन आ सकती है कि जब ऑक्शन की प्रक्रिया हो रही हो उस समय एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के द्वारा दखलंदाजी की जाए या दबाव बनाया जाए, तो प्रॉपर अफसर को यह पावर होगी कि उस एरिया के जो ऑफिसर इन इंचार्ज पुलिस के होंगे उनसे मदद ले सकता है, और ऑफिसर इंचार्ज का यह बैंडिंग होगा कि वह प्रॉपर ऑफिसर को मदद करे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 29(1)(b) में मात्र गुड्स ही हम सेल कर सकते थे, लेकिन इसमें हम एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी को कर सकते हैं कि गुड्स में जो कि मनी और सिक्योरिटीज नहीं शामिल थे, लेकिन यहाँ पे 1D में हम मनी, सिक्योरिटी, डेप्थ, शेयर सबका अटैचमेंट कर सकते हैं और उनको सेल करके अपने ड्यूज जमा करवा सकते हैं। इसके लिए भी 82(16) ही जारी किया जाएगा। अगर डेप्ट का केस है तो जो व्यक्ति उस डिफाल्टर का कर्जदार है उसको हम कह सकते हैं कि वो कर्ज उसको ना दे करके वो विभाग के पक्ष में जारी करे। अगर शेयर की कंडीशन है तो वो जो कंपनी है उसमें उसको हम निर्देशित कर सकते हैं कि इन शेयरों का ट्रांसफर न किया जाए और जो उसका डिविडेंड आना है वो विभाग के पक्ष में जारी किया जाए। अगर ऐसी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो उसके डिफाल्टर के पोजीशन में ना हो करके किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति के पोजीशन में है, तो हम उसको भी निर्देश जारी कर सकते हैं कि वो उसको उस प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी को ना दे, और जो भी अमाउंट इनसे वसूल होगा वह उस ड्यूज के अगेंस्ट उपयोग किया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोर्ट में वो डिफाल्टर की प्रॉपर्टी अटैच हो, तो हम कोर्ट से भी अनुरोध कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी तब तक रिलीज ना की जाए जब तक कि डिफाल्टर का ड्यूज बाकी है। अब ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें कई पार्टनर हो, तो यहाँ ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि उतनी प्रॉपर्टी का शेयर अटैच किया जाएगा और ऑप्शन के माध्यम सेल किया जाएगा जितना कि डिफाल्टर का शेयर होगा। शेयर या डिप्ट के केस में जो 82(16) दिया जाएगा उसकी एक कॉपी प्रॉपर ऑफिसर अपने ऑफिस में चस्पा करेगा। डेबिटर के केस में उस नोटिस की कॉपी उसके रजिस्टर्ड या उसके एड्रेस पे भेजी जाएगी। शेयर के केस में कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे उसको भेजा जाएगा। अब एक बार पैसा वसूल हो गया तो उसका अपोर्शनमेंट कैसे होगा? सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवरी में आई है सबसे पहले उसमें एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो ड्यूज के खिलाफ ये ऑक्शन हो रहा है या कोई 129(3) में कोई पेनल्टी लगाई गई है तो उन प्राप्त राशि को उससे एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद भी कोई राशि अगर बचती है तो व्यापारी के अगर कोई अन्य ड्यूज है, चाहे वो CGST में हो, SGST में हो, IGST में हो या UTGST में, उनको एडजस्ट किया जाएगा। अगर इसके बाद भी राशि बचती है तो अगर कोई वो डिफाल्टर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस डिफाल्टर ने जो बैंक अकाउंट दिया हुआ है उसमें उसको जमा कर दिया जाएगा। 6 महीने या उसको जो अतिरिक्त समय दिया गया है उसमें डिफाल्टर उपस्थित नहीं होता है और वो बैंक अकाउंट नहीं देता है तो बची हुई सारी राशि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कर दी जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद 1 करोड़ रुपया मिला, जबकि उसकी डिमांड मात्र 60 लाख थी, तो बाकी बचा 40 लाख में से सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट घटाएंगे। मान लीजिए उसकी 5 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आई, तो बचे हुए 35 लाख को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा, या फिर उसके दिए हुए बैंक अकाउंट में अगर अनरजिस्टर्ड की कंडीशन है तो वहां क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर उस 6 महीने या एक्सटेंडेड टाइम में नहीं आता है तो उस राशि को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाएगा।
जैसा कि हमने देखा कि पहले की 4 शक्तियां प्रॉपर ऑफिसर उपयोग करता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि इन 4 शक्तियों को उपयोग करने के बाद भी वसूली नहीं हो पा रही है, तो वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज किसी ऑफिसर से डीआरसी 18 के माध्यम से अनुरोध कर सकता है कि वह इसकी वसूली करे, जैसे कि वह लैंड रेवेन्यू के एरियर की वसूली करता है। इसके लिए रूल 150 155 में प्रावधान किए गए हैं। प्रॉपर ऑफिसर अगर चाहे तो डीआरसी 19 के माध्यम से सिविल कोर्ट में भी जा सकता है और मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सकता है कि इस अमाउंट की वसूली ऐसे की जाए जैसे कि उनके द्वारा फाइन इम्पोज किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास बहुत ज्यादा पावर होती हैं, वह चाहे तो जेल भी भेज सकता है। तो उन शक्तियों का उपयोग करके मजिस्ट्रेट वसूली में सहयोग करेंगे। यहाँ एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 6 शक्तियां हैं, ये कोई क्रमांकित नहीं है। जो भी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जिस शक्ति से वसूली हो सकती है, उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। यह भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉपर ऑफिसर एक साथ कई सब सेक्शन में वसूली की कार्यवाही कर सकता है। वो कहीं भी बंधित नहीं है। उसको लगता है कि 1A के साथ 1D भी करना है, या 1A के साथ 1E 1F करना चाहिए, तो वो सारी प्रक्रियाओं को एक साथ प्रारंभ कर सकता है। रिकवरी थ्रू कोर्ट के लिए रूल 156 में प्रोसीजर दिया गया है। हम लोग जानते ही हैं कि जीएसटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पे व्यापारी द्वारा बॉन्ड और सिक्योरिटी दी जाती है। जैसे कि एक्सपोर्ट के केस में वो विदाउट टैक्स अगर एक्सपोर्ट करता है तो वह बॉन्ड और सिक्योरिटी विभाग में जमा करता है। तो प्रॉपर ऑफिसर को पावर है कि अगर कोई ड्यूज है तो वह बॉन्ड और उसके साथ दी गई सिक्योरिटी के माध्यम से रिकवरी कर सकता है। इसके लिए रूल 157 में प्रोसीजर निर्धारित किया गया है। अब पैसा वसूल करने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक्ट की सेक्शन 6 में क्रॉस एम्पावरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को की गई है। इसी प्रकार यहाँ भी 29(3) यह कहता है कि अगर सीजीएसटी का ऑफिसर रिकवरी कर रहा है तो वैसे ही जैसे वो सीजीएसटी की वसूली करेगा, वैसे ही एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या अन्य जो वसूली है वो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल सीजीएसटी की ही वसूली करेगा, उसको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, आईजीएसटी की वसूली करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर एसजीएसटी का ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है तो उसको सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की भी वसूली करनी पड़ेगी। उसको उसके पास उसकी पावर है। अब एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि जितने की डिमांड है उसमें से कम पैसा प्राप्त हो। जैसे कि किसी डिफॉल्टर की 1 करोड़ की डिमांड है, उसको मात्र 50 उसके पूरी सारी प्रक्रियाओं के बाद 50 लाख रुपया ही जमा हो पाया। तो ऐसा नहीं होगा कि सीजीएसटी का ऑफिसर वसूली कर रहा है तो सबसे पहले उस राशि को सीजीएसटी में एडजस्ट करे, बाद में बची हुई राशि को एसजीएसटी या यूटीजीएसटी में एडजस्ट करे। तो यहाँ पे उसका निषेध किया गया है। ये कहा गया है कि जो भी राशि वसूल की जाएगी वो सारे डिमांड्स के प्रोपोर्शनेट ही जमा की जाएगी। अब एक पावर ये दी गई है, आप सब लोग जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति उत्तराखंड में भी काम कर सकता है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश या अन्य पूरे देश के अन्य राज्यों में भी काम कर सकता है। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है। जीएसटी के सेक्शन 25 में इनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है।
तो यहाँ यह प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए कोई भी आदेश, मान लीजिए 74 में कोई आदेश उत्तराखंड में पारित किया गया है और उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है और यहाँ वसूली नहीं हो पा रही है, तो उसका जो डिस्टिंक्ट पर्सन जो यूपी में या दिल्ली में रजिस्टर्ड है उससे उसी प्रकार वसूली की जा सकती है जैसे कि यहाँ के डिफॉल्टर से की जा रही है, अर्थात यहाँ के जीएसटी नंबर से की जा रही है। इसका मतलब ये निकला कि अगर उत्तराखंड के अलावा यूपी में उसका कोई रिफंड ड्यूज है या वहां के किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास या सेंट्रल के किसी स्पेसिफाइड ऑफिसर के पास कोई राशि उस डिफॉल्टर की है, तो प्रॉपर ऑफिसर उसकी वसूली कर सकता है। मान लीजिए किसी का पेमेंट सीपीडब्ल्यूडी के पास ड्यू है, तो प्रॉपर ऑफिसर सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिसर को निर्देश दे सकता है कि वो पैसा विभाग के पक्ष में जीएसटी ड्यू के लिए जारी करे। अब एक कंडीशन ये आ सकती है कि व्यापारी के पास सचमुच ही कोई पैसा ना हो, तो उसको व्यापारी को एक सुविधा दी गई है जिसका प्रावधान सेक्शन 80 में किया गया है कि व्यापारी चाहे तो DRC 20 यानी 20 के माध्यम से कमिश्नर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वह पेमेंट के लिए टाइम को एक्सटेंड कर दे या किस्तें बांध दे। यहाँ यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही टाइम एक्सटेंड किया जाए या किस्तें बांधी जाए, तो जीएसटी के सेक्शन 50 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत इंटरेस्ट जरूर ही लगेगा। इंटरेस्ट को डिफर नहीं किया जा सकता है। अब व्यापारी ने DRC 20 के माध्यम से कमिश्नर से अनुरोध किया और कमिश्नर ने उसकी किस्तें बांध दी। तो यहाँ यह चीज महत्वपूर्ण है कि अगर वो एक भी किस्त का डिफॉल्ट करता है तो उसको सारा पैसा तुरंत जमा करना पड़ेगा। इस सेक्शन के लिए रूल 158 में प्रावधान किए गए हैं जो कि कहता है कि व्यापारी DRC 20 के रूप में जब एप्लीकेशन डालेगा तो कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर से उस डिफॉल्टर की आर्थिक स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मंगाएगा। अगर उसकी रिपोर्ट व्यापारी के पक्ष में हुई तो कमिश्नर इंस्टॉलमेंट या टाइम एक्सटेंड करेंगे, अगर नहीं होगी तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस आदेश के खिलाफ व्यापारी अपील में नहीं जा सकता है। सेक्शन 121 में इसको निषेध किया गया है। किस्त बांधने के लिए कमिश्नर DRC 21 के माध्यम से आदेश जारी करेंगे, लेकिन इस आदेश को जारी करने से पहले 3 कंडीशन प्रावधानित की गई है कि अगर डिमांड राशि 25,000 से कम है, इन ड्यूज जिसके लिए उसने एप्लीकेशन डाली, इन ड्यूज के अलावा भी उसके कोई ड्यूज बाकी हैं, तो कमिश्नर किस्त या टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर से उसकी आर्थिक स्थिति के लिए रिपोर्ट मांगेंगे और पिछले साल भी उसने किसी ड्यूज के लिए एप्लीकेशन डाली थी और कमिश्नर ने प्रॉपर ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी और प्रॉपर ऑफिसर ने उस डिफॉल्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दी थी और कमिश्नर ने किस्त बांधने का आदेश नहीं जारी किया था, तो इस साल भी कमिश्नर कोई रिपोर्ट नहीं मंगाएंगे और किस्त नहीं बांधेंगे। भले ही अन्य किसी ड्यूज के लिए वो अगले साल आता है तो कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर से रिपोर्ट लेते हुए किस्त को बांध सकते हैं। अब एक कंडीशन ये आ सकती है कि डिफॉल्टर बहुत ज्यादा होशियार हो, उसे मालूम है कि मेरे द्वारा फ्रॉड किया गया है और डिपार्टमेंट मुझसे वसूली करेगा ही करेगा, तो अपनी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। रिमूव प्रॉपर्टी हो चाहे मूवी प्रॉपर्टी हो, वो ट्रांसफर कर सकता है। जैसे अपने किसी रिश्तेदार या भाई बहन को वो गिफ्ट दे सकता है, कहीं किसी प्राइवेट व्यक्ति को यहाँ मॉर्गेज कर सकता है, किसी बैंक में मॉर्गेज कर सकता है। तो ऐसे किसी ट्रांसफर को वाइड घोषित किया गया है जब तक कि
जो खरीदने वाला व्यक्ति यह प्रूव ना कर दे कि उसको ऐसी किसी रिकवरी की जानकारी नहीं थी, उसके द्वारा गुड फेथ में इसको खरीदा गया है और उसके द्वारा सही अमाउंट जमा किया गया है। हम लोग सब लोग समझते ही हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जल्दी में अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो कम दाम में भी बेच सकता है। तो अगर कम दाम में या किसी ऐसे रिश्तेदार जो उससे कनेक्टेड हो उसमें अगर ट्रांसफर किया गया है तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वाइड घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ एक सुविधा दी गई है कि अगर खरीदने वाला व्यक्ति प्रॉपर ऑफिसर से प्री परमिशन ले लेता है तो उस कंडीशन में वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वाइड नहीं होगा। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि बोनाफाइड ट्रांसफर होता है और एडुकेट कंसिडरेशन, उस कंडीशन में इसको वाइड घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर ये पाते हैं कि उसने किसी अपने रिश्तेदार को ट्रांसफर की है, जानबूझ के मॉर्गेज की है, तो इस पूरे ट्रांसफर को वाइड घोषित कर सकता है। वो व्यक्ति चाहे तो धोखाधड़ी केस में उस डिफॉल्टर के खिलाफ जा सकता है, कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है। अब एक ऐसा डिफॉल्टर हो सकता है कि जिसने बहुत सारी जगह डिफॉल्ट किया हो, उसकी जीएसटी की भी डिमांड हो, इनकम टैक्स की भी डिमांड हो या अन्य कहीं जगह डिमांड हो, तो उस कंडीशन में जीएसटी को प्लस चार्ज दिया गया है। केवल एक कंडीशन को छोड़ करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अतिरिक्त अगर उसकी किसी और की कोई डिमांड है तो पहला जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो जीएसटी डिपार्टमेंट को दी जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है सेक्शन 83 में, प्रोविजनल अटैचमेंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पावर मात्र कमिश्नर को है, यह डेलीगेटेड पावर नहीं है, कमिश्नर ही अटैच कर सकते हैं। अब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई कार्यवाही चल रही है, उसका फ्रॉड पकड़ा गया है और कमिश्नर यह पाते हैं कि जब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी तब तक वो डिफॉल्टर भाग जाएगा या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा। 83 और 79 में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहां जो भी प्रक्रिया होगी वो ऑर्डर निकलने के बाद हो, और यहाँ ऑर्डर निकलने से पहले अभी अमाउंट ड्यू नहीं हुआ। कमिश्नर चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकते हैं। यह अटैचमेंट 1 साल के लिए ही होगा। 1 साल के अंदर ही सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए उसका आदेश निकालना कंपलसरी है। फाइनेंस एक्ट 2021 जो कि जनवरी 2022 में इसके प्रावधान लागू किए गए, सेक्शन 83 में मात्र 6 सेक्शन थे, 62, 63, 64, 67, 73, 74। अगर इन सेक्शन के अंतर्गत कोई कार्यवाही चल रही है, नोटिस दिया गया है, तो ही कमिश्नर अटैचमेंट की कार्यवाही कर सकते थे। लेकिन जनवरी 2022 के बाद कमिश्नर की पावर का एक्सटेंशन हो गया। अब सेक्शन 59 से 64, 67 से 72 और 74 से 3 से 84 तक अगर इन सेक्शंस में कोई कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है तो कमिश्नर को पावर है कि वो अटैचमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई केस स्क्रूटनी में आया है, उसकी कार्यवाही चल रही है, किसी का प्रोविजनल असेसमेंट किया जा रहा है या समरी असेसमेंट किया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मन दिया गया है और कमिश्नर को रीजन टू बिलीव है कि इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है, तो सम्मन देने के उपरांत भी अटैचमेंट की कार्यवाही की जा सकती है। पहले इसमें केवल टैक्सेबल पर्सन ही प्रावधानित था। टैक्सेबल पर्सन का हम मतलब जानते हैं रजिस्टर्ड या लायबल टू रजिस्टर्ड। जनवरी 2022 के बाद सेक्शन 122(1)(a) में शक्तियों को बढ़ा दिया गया।
जैसा हम लोग जानते ही हैं कि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो अपने नाम से नहीं करते, वो अपने किसी ड्राइवर माली किसी का डॉक्यूमेंट लिए उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया और फेक आईटीसी का ट्रांजेक्शन कर दिया गया। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे तो कागज मालिक ने ले लिए थे और उसने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, आपने चेक भी किया कि उसके बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आपको सही प्रतीत होता है, आपने उसका बयान विभाग ने दर्ज कर लिया है। अब उस मेन जिसको हम मास्टरमाइंड बोलते हैं उसके पास पहुंचते हैं, वो तो कहता है मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, मेरे द्वारा कुछ काम किया ही नहीं गया। तो उस बयान के बेस में उस मास्टरमाइंड के खिलाफ भी सेक्शन 83 में कार्रवाई हो सकती है, उसका भी अटैचमेंट हो सकता है, उसको सम्मन दे करके बुलाया जा सकता है और उसके बाद वो आए या ना आए उसके प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट किया जा सकता है, जिससे कल को उसके खिलाफ डिमांड निकले तो वो भाग ना सके। इसके लिए रूल 159 में प्रावधान किए गए हैं। कमिश्नर डीआरसी 22 के माध्यम से नोटिस जारी करेगा और नोटिस कंसर्निंग रेवेन्यू ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एम एनी सच अथॉरिटी टू प्लेस इन ऐसे किसी अथॉरिटी के पास जिसमें उसकी प्रॉपर्टी है उनको भेजेगा, जिससे उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ना हो सके। डिफाल्टर को इसमें एक सुविधा दी गई है कि वो कमिश्नर के सामने रियासी 22A के अंतर्गत रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा अटैचमेंट गलत है, तो कमिश्नर उसका रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद रियासी 23 जारी करके अटैचमेंट को खत्म भी कर सकता है और अटैचमेंट को जारी भी रख सकता है। अगर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो वस्तुएं हैं वो शीघ्र नष्ट होने वाली हैं या खतरनाक किस्म की है, तो कमिश्नर डिफाल्टर को मौका दे सकता है कि वो मार्केट प्राइस पे उस अमाउंट को जमा कर दे। अगर वो जमा कर देता है तो कमिश्नर 82-23 के माध्यम से उनको रिलीज कर देगा। किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, उसके केस में 82-24 के माध्यम से प्रॉपर ऑफिसर अपना जो अमाउंट ड्यू है उसके लिए निर्देश दे सकता है कि उसके एक बार कंपनी लिक्विडिफाई हो जाती है तो पैसा विभाग के पक्ष में जारी किया जाए। कोई ऑर्डर निकला और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, उसके लिए नोटिस जारी है। हम सब जानते ही हैं कि जो भी डिमांड ऑर्डर होता है तो रूल 146 यह प्रावधानित करता है कि वह डिमांड ऑर्डर ही रिकवरी का नोटिस होता है। तो रिकवरी का नोटिस डिमांड ऑर्डर के रूप में जारी है और व्यापारी या डिफॉल्टर कोर्ट में चला गया तो वहां 3 कंडीशन हो सकती हैं। उस डिमांड को कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, ज्यादा कर दिया या कम कर दिया। अगर ज्यादा कर दिया है, मान लीजिए किसी व्यापारी का डिमांड 50 लाख थी, कोर्ट ने उसको 60 लाख कर दिया, तो फिर जो कमिश्नर है उसके लिए जो अतिरिक्त अमाउंट है फ्रेश नोटिस जारी करेंगे। अगर डिमांड कम कर दी गई है तो नोटिस तो जारी है, प्रॉपर ऑफिसर या कमिश्नर जो वसूली करने वाले अधिकारी हैं उनको सूचित करेंगे कि इतना अमाउंट कम हो गया है, उसको वसूल न किया जाए। इसके लिए रियासी 25 जारी किया जाएगा। इसका प्रोविजन रूल 161 में किया गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें रिकवरी प्रोसीडिंग करते समय कुछ चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होते ही व्यापारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और अगर प्रॉपर ऑफिसर द्वारा
रूल्स में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया है तो कोर्ट रिकवरी प्रोसीडिंग को या तो स्टे कर देते हैं या नल एंड वाइड कर देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिसीजंस हैं जिनको मैंने स्लाइड में कोट किया है। यहाँ पे सीता पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार अपना हाई कोर्ट का डिसीजन है। इसमें प्रॉपर ऑफिसर द्वारा 3 महीने समाप्त होने से पहले ही रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी, यह कहते हुए कि जो भी डिमांड निकली है वो मार्च के महीने में निकली है और अप्रैल के महीने में बैंक हॉलीडे है, इसलिए वसूली संभव नहीं हो पाएगी। अतः 3 महीने से पहले रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। कोर्ट ने उस आदेश को क्वैश कर दिया, यह कहते हुए कि यह कोई रीजनेबल कॉज नहीं है और उन्होंने कई नियम निर्धारित किए कि रिकवरी प्रोसीडिंग करते समय उनका ध्यान रखा जाए। तो मेरी सबको से अनुरोध रहेगा कि इस फैसले को जरूर एक बार सभी लोग पढ़ लें। उसके अलावा ऊपर जो लिखित फैसले हैं इसमें प्रॉपर ऑफिसर द्वारा ड्यू प्रोसीडिंग अडॉप्ट नहीं की गई या जीएसटी एक्ट में इंटरेस्ट की जो डिमांड थी बिना किसी नोटिस के वसूली प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, तो कोर्ट्स ने कहा कि चाहे इंटरेस्ट की ही वसूली क्यों नहीं की जानी हो, उसके लिए 73(1) में आदेश होना चाहिए प्लस नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए व्यापारी को नोटिस दिया जाना चाहिए। इन्हीं सारे बहुत सारे डिसीजन के कारण अगस्त 2023 में DRC 1D इंसर्ट किया गया है। अब किसी भी रिकवरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से पहले नेचुरल जस्टिस का अनुपालन करते हुए प्रॉपर ऑफिसर को DRC 1D के माध्यम से डिफॉल्टर को एक नोटिस देनी पड़ेगी कि 7 दिन के अंदर वो उस अमाउंट को जमा कर दे। तो अभी हमने जीएसटी एक्ट अंतर्गत रिकवरी की प्रक्रियाओं को समझा। मुझे आशा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस पे मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त किया जाता है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।